अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद इट इज़ टारगेट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन विद पास्ट पेपर क्वेश्चंस कंप्लीट हुई थी लास्ट लेक्चर में। टारगेट कॉस्टिंग का एक छोटा सा चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट पेपर्स में हम देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस तो क्वाइट लो है, लेकिन चैप्टर इतना छोटा है तालिबान शायद आज शुरू करेंगे और कल विद पास्ट पेपर डिस्कशंस को हम ख़त्म कर लेंगे। तो यू शुड नेवर एवर थिंक ऑफ स्किपिंग एनी चैप्टर ऑन चॉइस। ठीक है जी। तो आल्दो इसका सिर्फ एक क्वेश्चन हमें आया था स्प्रिंग 2022 में, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो प्रैक्टिस के लिए हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग, नाम तो इसका कॉस्टिंग है, लेकिन ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है। ये इट हैज नथिंग टू डू विद प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे हमने पढ़ा था। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना, खास किस्म की इंडस्ट्री में हैविंग सर्टेन फीचर्स, कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं ऐसी टेक्निक्स जिनकी मदद से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। तो इट इज द सेम काइंड ऑफ टूल जिसमें हम अपनी कॉस्ट की रिडक्शन को टारगेट करते हैं और अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसी कोई बात नहीं थी, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसी बात नहीं होती। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे हम चीज बना रहे हैं, वो चीज बनाने में खर्चा कितना लगा, दैट्स इट, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग किस तरह काम करता है? ये टूल हमें किस तरह हमारी प्रॉफिट्स की मैनेजमेंट में, कॉस्ट की कंट्रोल में और प्रॉफिट्स को बढ़ाने में मदद करता है? सबसे पहले इस टूल की बात करते हैं। टूल यूज किन हालात में किया जाता है? ये टूल यूज होता है ऐसी कंपनीज के पास जो कंपनीज नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ये नया मार्कर हमारी कंपनी ने डेवलप किया, हम इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, इसको मार्केट करना चाह रहे हैं, इसको फॉर प्रॉफिट बेचना चाह रहे हैं। अब किसी प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे बेचने के लिए आपको सर्वे करना पड़ता है मार्केट में चीज कंपैटिटर कितने की बेच रहे हैं। आपकी प्राइस कंपैटिटिव होगी तो ही कामयाबी से आप बेच पाओगे ना। तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकती कितने की है, टारगेट हमारी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए इसकी। जब हमने टारगेट सेल प्राइस मेजर कर ली, फिर हम देखते हैं एज पर आवर पॉलिसी हाउ मच प्रॉफिट वी वांट टू अर्न। दिस इंफॉर्मेशन विल गिव अस टारगेट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने चेक किया भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में मुझे 100 रुपए की बेचनी है और एज पर पॉलिसी मुझे इस पे 20 रुपए मुनाफा कमाना है। मेरी कंपनी की पॉलिसी है 20% मार्जिन। 20% मार्जिन का मतलब प्राइस पे 20% मुनाफा। अगर मैंने इसको कंपेटिटर इंफॉर्मेशन के मुताबिक 100 रुपए का बेचना है, कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक इससे 20 रुपए का मुनाफा कमाना है, तो मुझे ये कॉस्ट करनी चाहिए 80 की। दिस इज कॉल्ड टारगेट कॉस्ट। ये प्रोडक्ट मुझे कितने की कॉस्ट करनी चाहिए? 80 की। अगर मैंने इसको बना के सक्सेसफुली प्रॉफिट पे बेचना है, इट शुड कॉस्ट मी 80 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको कंपेयर किया जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट से। टारगेट कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये टारगेट कॉस्ट यहां से निकाली, इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर किया गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट से मुराद यहां पे ली जाती है कि मेरी प्रोडक्शन टीम ने इसका क्या अंदाजा दिया, ये कितने का बनेगा। ये है कितने का बनना चाहिए, 80 रुपए का बनना चाहिए अगर मैं इसको 20 रुपए मुनाफे के साथ 100 का बेचना चाहता हूं। ये है प्रोडक्शन टीम मुझे क्या बता रही है, कितने का बना के देगी मुझे। पता लगे जी प्रोडक्शन टीम कहती है ये 85 रुपए का बनेगा, 85 का बनेगा, मैं चाहता हूं 80 का बने। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट गैप। 5 रुपए का कॉस्ट गैप है। कॉस्ट गैप मुझे क्या बता रहे हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को टारगेट प्राइस पे टारगेट मुनाफा कमा के बेचना चाहता हूं तो मुझे कॉस्ट को कितना नीचे लाना है। मेरी प्रोडक्शन टीम कह रही है वो मुझे ये 85 रुपीज का बना के देगी।
लेकिन अगर मैं इसको 100 रुपए का बेचना चाहता हूं और 20 रुपए मुनाफा कमाना चाहता हूं तो मुझे इस कॉस्ट को 5 रुपए कम करना है। ये जनाब ओवरऑल कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग में। इसमें कभी हमें टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, कभी हमें टारगेट प्राइस डिटरमिन करने को कहा जाएगा, कभी हमें कॉस्ट गैप निकालने को कहा जाएगा, कभी ये वैल्यू निकालने का कहा जाएगा। बेसिकली ये दो इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है और इन्हीं दो इक्वेशन की एप्लीकेशन के लिए ये छोटी छोटी सी 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं, ये देखते हैं। फिर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसमें, वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम कवर करेंगे और टॉपिक इज क्लोज्ड। तो आइए जनाब इलस्ट्रेशन 1 पे, टारगेट कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन 1। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द साइज ऑफ द कॉस्ट गैप ऑफ अल्फा। अल्फा का कॉस्ट गैप कैलकुलेट कीजिए। हम सवाल बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी हमें इक्वेशन सामने ले आए। हमें इलस्ट्रेशन 1 में कहा जा रहा है कॉस्ट गैप कैलकुलेट करें। तो कॉस्ट गैप अभी हमने फार्मूला पढ़ा, ये होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। हमें ये कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। लेट्स रीड द डाटा। Harris Limited has the following targets for the one of its products. टारगेट क्या है? एस्टिमेटेड सेल प्राइस 75 रुपीज, प्रॉफिट मार्जिन 25%। करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा इज एज अंडर। करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब हमारी टीम ने हमें जो डिटेल दी है कॉस्ट पर यूनिट की, एक्स वाई लेबर एंड ओवरहेड्स, ये 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं जिनको मिला के प्रोडक्ट बन रही है। अच्छा जी, हमें कहा गया है एस्टिमेटेड कॉस्ट और इन टारगेट कॉस्ट के कंपैरिजन से कॉस्ट गैप बनाना। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए वर्किंग 1 मैं कर देता हूं, टारगेट कॉस्ट के लिए मैं वर्किंग 2 कर लेता हूं। वर्किंग 1 एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 into 3 प्लस 2 into 5 प्लस 5 into 6 प्लस 2 पर लेबर आवर। कितने लेबर आवर है? 5। 2 into 10 दीजिए जी। यहां से बताइए एस्टिमेटेड कॉस्ट 69। एस्टिमेटेड कॉस्ट 69। ये मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, लेबर एंड ओवरहेड्स, इन चारों को मिला के कॉस्ट पर यूनिट है 69। एक यूनिट मुझे 69 का पड़ रहा है मेरी प्रोडक्शन टीम के मुताबिक। 1 यूनिट विल कॉस्ट मी 69 मेरी प्रोडक्शन टीम के मुताबिक। मेरी टारगेट कॉस्ट क्या है? मेरी टारगेट कॉस्ट होती है जी प्राइस माइनस टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। 75 इज माई प्राइस और 75 का 25% इज माई प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन है ना। मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्राइस, मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्राइस टू डिटरमिन द प्रॉफिट फिगर। क्या आ रही है जी? 56.25, 56.25। सो गैप इज 12.75। दोबारा चेक कीजिए, कैलकुलेशन में गलत तो नहीं किया सर। ओवरहेड 59। तो ये आया जनाब 2.75। दिस इज द कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप का मतलब क्या है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को जो 59 पे है इसको 2.75 से नीचे लाना है। मुझे 2.75 से इसको नीचे लाना है, ये 56.25 पे आ जाएगी। जब मेरी कॉस्ट 56.25 पे आएगी तब मैं 20% मार्जिन के साथ इसको 75 रुपए में बेच पाऊंगा। अभी अगर मैं इसको बेचना चाहूं 20% मार्जिन के साथ तो मेरी प्राइस क्या? 25% मार्जिन के साथ मेरी प्राइस क्या बनती है? प्राइस बताओ जरा। 25% अगर ये मेरी कॉस्ट है, 25% मार्जिन के साथ प्राइस क्या बनती है? मार्जिन के साथ 25% मार्जिन के साथ प्राइस क्या बनती है? 78.669 या 78.7। ठीक है जी, ये है मेरी प्राइस। अगर मैं अभी बेचना चाहूँ 25% मार्जिन के साथ, लेकिन मेरी टारगेट प्राइस 75 है, 78.7 पे मेरी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। ये प्राइस कंपेटिटर के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है शायद। कंपेटिटर
की स्टडी करने के बाद, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को देखने के बाद मेरी प्राइस है 75, मेरी टीम कहती है जी 75 में प्रोडक्ट बेचोगे तो बिकेगी, लेकिन करंट कॉस्ट के साथ मैं 25% मार्जिन लेके 75 की नहीं बेच पाता। अगर मुझे 25% मार्जिन के साथ 75 की बेचनी है तो मुझे इस कॉस्ट को नीचे लाना है, मुझे इस कॉस्ट गैप को खत्म करना है। पहले कैसे खत्म करना, दिस इज द नेक्स्ट डिस्कशन जो हम करेंगे। और ये वैल्यू जस्ट इन केस किसी बच्चे को दिक्कत हुई हो, 59/75 into 100। अच्छा जी, ये कोर एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 2, calculate target cost, calculate the expected cost per unit taking into account the whole life of the product, calculate cost gap। 3 रिक्वायरमेंट है जी। सवाल पढ़ते हैं जी। आरएम्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू टाइप ऑफ चीज जी। ख्याल रखना है टारगेट कॉस्टिंग हमेशा तब यूज होता है जब किसी नई प्रोडक्ट की लॉन्च की बात हो रही है, ठीक है। नई प्रोडक्ट की लॉन्च से पहले हम टारगेट कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के मुताबिक है या कोई कॉस्ट गैप है यहाँ पे। Initial market research information suggests that the company will be able to sell the product at 250, ये हमारी टारगेट प्राइस आ गई। The company plans to earn a markup, ये ख्याल रखना है अब ये मार्कअप आ गया, on product cost 25%। Company expects that the product will not last very long and will have to be shelved due to taste changes of the end customer after selling 20,000 units। 20,000 यूनिट बेचने के बाद प्रोडक्ट लाइफ खत्म हो जाएगी। It is estimated that costs associated with the product will be as follows: design and development cost 1,50,000, manufacturing cost 20 रुपए पर यूनिट, product closure cost 50,000। Calculate target cost of Z, calculate expected cost taking into account the whole life of the product, calculate cost gap। अच्छा जी, सबसे पहले हम टारगेट कॉस्ट की बात करें तो टारगेट कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। सो टारगेट कॉस्ट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। पार्ट ए, टारगेट प्राइस क्या जी हमारी 250 और टारगेट प्रॉफिट क्या है 25% मार्कअप। मार्कअप इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। इसका मतलब प्राइस इज 125, प्राइस 125% ऑफ कॉस्ट है ना, तो प्राइस 125 है, हमें इसमें से लेस करने हैं 25, प्रॉफिट लेस करना है ना। टारगेट प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट लेस करें 200। दिस इज आवर टारगेट cost. Part A is done. Target cost is 200। मैंने यहाँ पे भी प्राइस में से प्रॉफिट लेस किया, बट यहाँ पे प्रॉफिट था मार्जिन। मार्जिन में परसेंटेज सिंपली प्राइस पे अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट लेस किया है, ठीक है, बट प्रॉफिट है मेरा मार्कअप। There is a difference between the two treatments. You must remember that. मार्कअप में प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट मेजर किया जाता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज प्राइस। मैं एक क्विकली आपको रिकैप दे दूं, मैंने आपको समझाया हुआ है कि प्राइस आपकी है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्कअप कॉस्ट भी हो सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस भी हो सकता है। परसेंटेज जिस बेस पे अप्लाई होनी है सो उसको लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मार्जिन की कहानी कर रहे थे तो मार्जिन में प्रॉफिट परसेंटेज प्राइस पे अप्लाई होती है, तो प्राइस आपका 100 था और 25% अगर मार्जिन था तो 25 ये है और 75 कॉस्ट थी। और अगर मार्कअप की कहानी आ जाए जैसे कि हम इलस्ट्रेशन 2 में देख रहे हैं, परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट आपका फिर 100 लिया जाता है, ये फिर 25 है, ये 125 हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप है मार्कअप और मार्जिन का डिफरेंस समझने के लिए। तो फिर मैंने आपको रिकैप दिया। अच्छा जी, ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या है?
expected cost per unit of Z taking into account the whole life of the product। अच्छा जी, ये उसने जुमला, ये चूंकि इलस्ट्रेशन है इसलिए एलैबोरेशन के लिए लिख दिया गया। हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट में एक ये चीज है, एक ये चीज है, एक ये चीज, तीनों एलिमेंट्स हमारे कॉस्ट पर यूनिट के हैं। ये वेरिएबल है और ये वन टाइम फॉर द होल 20,000 यूनिट्स है। ये 1,50,000 20,000 यूनिट की कॉस्ट है, ये 50,000 20,000 यूनिट की कॉस्ट है। उसने जब कहा ना होल लाइफ का मतलब आप टोटल 20,000 यूनिट बनाने में जो खर्चा लग रहा है सबको कंसिडर करके वहां से कॉस्ट पर यूनिट निकालो। तो मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट यहां पे बनेगी जो पार्ट बी, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। एक तो 200 रुपए पर यूनिट है, इसको तो एज ले लो, बाकी 1,50,000 प्लस 50,000, ये टोटल 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। इसको पर यूनिट ऐसे बना लो, तो 210, दिस इज माई एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। मेरी टीम का अंदाजा है कि मुझे एक यूनिट 210 रुपए का पड़ने वाला है इन हाउस। पार्ट सी में कहा जा रहा है कॉस्ट गैप, तो कॉस्ट गैप हमारा है एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, इट इज 10 रुपीज। 10 रुपए का कॉस्ट गैप है, मतलब हमें अपनी कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट से नीचे लानी है, फिर हम इसको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च कर पाएंगे। अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को 10 रुपए पर यूनिट नीचे लाएंगे तो ही हम इसका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। जी, टारगेट कॉस्टिंग में जो टर्म्स हैं, एक टारगेट कॉस्ट जिसकी इक्वेशन है टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, दूसरी टर्म है कॉस्ट गैप विच इज एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। ये दो इक्वेशंस हैं जो हमने टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी हैं, और इनमें हमारी टारगेट प्राइस, टारगेट प्रॉफिट, टारगेट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट, ये 4 टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जरा कैलकुलेट करके दीजिए कॉस्ट गैप फॉर बीटा, कॉस्ट गैप कैलकुलेट करके दीजिए। इलस्ट्रेशन 3 क्लास एक्टिविटी। आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट।
कॉस्ट की वर्किंग बनाएंगे आप, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और इसमें से टारगेट कॉस्ट लेस कर देंगे, कॉस्ट गैप आ जाएगा। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट मटेरियल पर यूनिट कितना आ रहा है? 37.5, लेबर 15 रुपीज, ओवरहेड्स 7.5, एस्टिमेटेड कॉस्ट 60 एंड टारगेट कॉस्ट 58.50, कॉस्ट गैप इज 1.50। इनमें से किसी वैल्यू पे कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। आई एम नॉट श्योर वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट, आप लोगों ने वेरीफाई करना है ये आंसर करेक्ट है या नहीं, और कोई डिसएग्रीमेंट है तो बात कीजिए। जिन वैल्यूज पे कोई डिसएग्रीमेंट है, किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ लग रही है आपको, तो पूछिए। जी बेटा, लेबर कॉस्ट कह रहे जी, लेबर पे लगने हैं 45 मिनट पर यूनिट, और आइडल टाइम लगता है 10% ऑफ द आवर्स पेड। इसका मतलब ये जो 45 मिनट हैं, हम जितने भी टाइम की पेमेंट करते हैं उसमें से 10% आइडल निकल जाता है। इसका मतलब काम सिर्फ 90% टाइम में होता है। अगर काम 90 में होता है, पेमेंट 100 की होगी। ठीक है जी, आपका टाइम बन गया जिसकी आप पेमेंट कर रहे, जो कॉस्ट है ये मिनट्स हैं, उसको डिवाइड विद 60 करो, ये आवर्स बनेंगे, और रेट क्या है? दिस शुड गिव यू द लेबर कॉस्ट। यही है जी। आइडल टाइम को आपने OAR में नहीं डाला होगा? आइडल टाइम को OAR में क्यों डालेंगे हम? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे? बेटा, लेबर कॉस्ट हम जब डील करते आए हैं तो वहां पे हमने लेबर कॉस्ट को हमने डील किया था, तो हमने ऐसे डील किया था। हमने देखना है कि लेबर को हम कितनी तनख्वाह पे कर रहे हैं। आइडल टाइम जो हमारा आता है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर लेबर कॉस्ट। जी, किसी और कॉस्ट पे कोई दिक्कत? सिमिलरली ये लेबर की कहानी है, मटेरियल की कहानी हमारी रही होगी 6 kg डिवाइड विद 80 इंटू 100 इंटू 5। यहाँ से आपकी शायद मटेरियल की कॉस्ट निकल रही है, am I right? और लेबर की कॉस्ट आपकी निकल रही होगी 45/60 इंटू 10 पर आवर। यही है। सो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ये 3 आपकी कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं, जिनके बाद आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बनती है, और इसमें से फिर आपने टारगेट कॉस्ट लेस करनी है। यहाँ से टारगेट कॉस्ट निकलती है 90 का 65% ले लो, एक ही बात है ना। आप 90 में से उसका 35 लेस करो, या 90 का 65 ले लो, तो हम इसको स्मार्टली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी टारगेट कॉस्ट की कंप्यूटेशन इधर से आ जाती है। अच्छा, ये सेम रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन 4, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट, कॉस्ट गैप। कीजिए जरा इसको सॉल्व। इसमें कोई दिक्कत है तो बात करेंगे इस पे भी। इलस्ट्रेशन 4 ये तीनों पार्ट्स सॉल्व कीजिए। ये बेटा, ओवरहेड्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वर्किंग आवर्स। आइडल टाइम पे ओवरहेड, लेबर फारिग बैठी रही है तो मशीनें नहीं चल रही, ये हम पहले बात कर बैठे हुए हैं। बिजली तभी इस्तेमाल होगी जब लेबर काम करेगी।
स्टेशन 4 में तमाम वर्किंग फटाफट परफॉर्म कीजिए जरा। जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आ रही है? मटेरियल 18, लेबर 14, 57.9 मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, फिर लेबर है 18.75, फिर ओवरहेड्स हैं 7.2, तो टोटल बन गया 57.95. दिस इज आवर एक्सपेक्टेड कॉस्ट. टारगेट कॉस्ट 55.25 और डिफरेंस लें ये कॉस्ट गैप 2.70. जी एनी क्वेश्चन? टारगेट कॉस्टिंग स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा जी, हमसे अक्सर एग्जामिनर ये भी पूछता पाया गया है कि कॉस्ट गैप को क्लोज कैसे किया जाए, क्योंकि कॉस्ट गैप निकाला ही इसलिए जाता है कि अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हमें इसको कंट्रोल करना है। हमने कुछ मेजर्स लेने हैं जिसकी मदद से हम इस कॉस्ट गैप को खत्म करें, जीरो करें। और कॉस्ट गैप जीरो कैसे खत्म होगा कि हम अपनी कॉस्ट को, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, उसको नीचे लाएं। जैसे मेरी इंजीनियरिंग टीम ने इस केस का देखो, मेरी इंजीनियरिंग टीम ने कहा कि भाई एक यूनिट 60 रुपए का भरेगा, मेरा एनालिसिस कह रहा है इस यूनिट को 58.5 का बनना चाहिए। सो क्लोजिंग कॉस्ट गैप, ये जो 1.5 रुपए का कॉस्ट गैप है इसको कैसे खत्म किया जाए। यकीनन मुझे अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा, या मटेरियल कॉस्ट कम करनी है, या लेबर कॉस्ट कम करनी है, या ओवरहेड्स को कम करना है, या सब में थोड़ा थोड़ा कम करना है कि ये 1.5 रुपया का गैप खत्म हो जाए। इसको कहा जाता है क्लोजिंग कॉस्ट गैप। तो कॉस्ट गैप को क्लोज करने हैं तो दीज आर द फ्यू पॉसिबल स्टेप्स जो कि लिए जा सकते हैं। रीडिजाइन द प्रोडक्ट का डिजाइन थोड़ा चेंज कर दो, शायद डिजाइन चेंज करने से मटेरियल थोड़ा कम इस्तेमाल हो जाए, शायद डिजाइन चेंज करने से लेबर का टाइम थोड़ा सेव हो जाए अगर सिंप्लिसिटी हम डिजाइन में ले आए। Eliminating non-value added activity after due value analysis. For example, expensive packing material can be replaced with a low-cost material. इसको हम नॉन वैल्यूड एक्टिविटी कह रहे हैं, लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी है ये हमें पता लगेगा जब हम प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, वैल्यू एनालिसिस करेंगे। हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन स्टडी करेंगे। हो सकता है कस्टमर हमारे पैकिंग मटेरियल को वैल्यू प्लेस ना करता हो, हमारी प्रोडक्ट के पीछे आता है, और हो सकता है हमारी प्रोडक्ट बिकती इसलिए कि वो प्रोडक्ट, उसकी पैकिंग बड़ी अट्रैक्टिव है। अगर तो पैकिंग अट्रैक्टिव है इसलिए हमारी सेल है, तो हम इसको पैकिंग को फिर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं कहेंगे। हम पैकिंग को, महंगी पैकिंग को सस्ती पैकिंग से तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब हमें कंफर्म हो जाए अपनी एनालिसिस सर्वे के बाद कि कस्टमर की नज़र में हमारे पैकिंग मटेरियल की अट्रैक्टिवनेस हैज़ नो वैल्यू। फिर हम सोच सकते हैं भाई महंगी पैकिंग की जगह हम सस्ती पैकिंग में क्यों ना चीज़ बेचें, वहाँ से कुछ कॉस्ट बचा ली जाए। सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शन। निगोशिएट विद द की सप्लायर्स फॉर बेटर रेट, सप्लायर से रेट अच्छे ले लो। लुक फॉर द एफिशिएंट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी ऑप्शन।
मशीनरी अपग्रेड कर लो जिससे लेसर वेस्टेज हो, लेसर बिजली इस्तेमाल हो, कम टाइम में प्रोडक्ट बन जाए। सो देयर कुड बी डिफरेंट वेज जिससे हम कॉस्ट पर यूनिट नीचे लाने की बात कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, बेटर स्टाफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग इफेक्ट। स्टाफ ट्रेनिंग तक तो बात समझ जाती है, लर्निंग इफेक्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये हमने जो लेबर का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा था जो हमने डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ पे कवर होगा। बट फिलहाल स्टाफ ट्रेनिंग से भी आप अपना टाइम पर यूनिट रिड्यूस कर सकते हो। तो दीज आर डिफरेंट पॉसिबल स्टेप्स। हमें एग्जाम में कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, ये तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा, जो हमें मार्क्स दिए जाएंगे उसके हिसाब से। जी एनी क्वेश्चन? टारगेट कॉस्टिंग की डिस्कशन खत्म, पास पेपर शुरू होने लगे हैं। ये टॉपिक हमारा इतना ही था, किताब में भी आप देख रहे हैं तो ये 2 या 3 सबक, 2 सबक का चैप्टर है। तीसरे सफ़े से इलस्ट्रेशंस के आंसर हैं, चौथे सफ़े से 5वें सफ़े से पास पेपर शुरू। तो चैप्टर टॉपिक इतना सही है, ये स्टैंड लोन चैप्टर के तौर पे दिया गया, लेकिन 2 पेजेस का चैप्टर है हमारा। कोई सवाल टारगेट कॉस्टिंग में? अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग में पास पेपर क्वेश्चन हम 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 तो काफ़ी पुराना है, उसके साथ हमें अटेम्प्ट भी नहीं बताएगी, ये शायद ICAP ने किसी और स्कीम से अडॉप्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर में 2015 में एक दफ़ा आया था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्प्रिंग 22 में आया हुआ है जो लेटेस्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, ये मैं इसलिए आपकी असाइनमेंट में रखा हुआ है। तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट क्या है? The company wishes to achieve a target profit of 10 million for the sale of this product per year. 10 मिलियन प्रॉफिट कमाना है पर ईयर। What price will the company have to charge to capture its required market share and what is the target unit cost to achieve this target profit? टारगेट प्राइस क्या है और टारगेट कॉस्ट क्या है? चीजें पूछी गई हैं जी। एक, व्हाट प्राइस कंपनी विल चार्ज एंड व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द कॉस्ट गैप एंड हाउ माइट स्क्रिबा कंपनी सीक टू क्लोज दिस गैप। टारगेट कॉस्ट गैप क्या है और कैसे क्लोज किया जा सकता है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। Scriba company SC is trying to launch a new product into a competitive market in North America. Test marketing has revealed the following demand curve. Demand curve के कॉन्सेप्ट से आप लोग गालिबन फेमिलियर है अपने इकोनॉमिक्स के नॉलेज से। डिमांड कर्व में P is the price, Q is the units you want to sell. कितने यूनिट्स बेचने हैं क्यू में फीड करो तो आपको पता लग जाएगा आपकी प्राइस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। एस्टिमेटेड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज 5 लाख यूनिट्स पर ईयर एंड द कंपनी वुड लाइक टू कैप्चर 10% ऑफ दिस मार्केट। मतलब 50,000 यूनिट्स, कंपनी 50,000 यूनिट बेचना चाहती है। द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ कॉस्ट कार्ड बेस्ड ऑन 50,000 यूनिट्स ऑफ सेल्स ईच ईयर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। द कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन फॉर द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट पर ईयर। रिक्वायरमेंट आगे। अच्छा जी, हमसे पहला सवाल है पार्ट ए में, व्हाट विल द कंपनी हैव टू चार्ज, व्हाट प्राइस कंपनी विल हैव टू चार्ज, क्या प्राइस चार्ज करे? What price will the company have to charge to capture its required market share? मतलब 50,000 यूनिट बेचने के लिए क्या प्राइस चार्ज की जाए? क्या करें? इस 50,000 को इक्वेशन में फीड करें, P आ जाएगा। What price company have to charge to capture its required market share? टोटल 5 लाख की मार्केट में आपका रिक्वायर्ड मार्केट शेयर 10% मतलब 50,000 यूनिट्स हैं। हमारा सवाल है 50,000 यूनिट्स की क्या प्राइस होनी चाहिए? अगर 50,000 यूनिट बेचने हैं तो क्या प्राइस होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, टारगेट
इज सिंपली आप डिमांड इक्वेशन में 600 माइनस .005 है 005 क्यू, इसमें आप क्यू की जगह 50,000 फीट कर दीजिए तो आपको मिल गई टारगेट प्राइस 350। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट टू अचीव। टारगेट कॉस्ट क्या है? तो टारगेट कॉस्ट क्या होती है जी? टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। तो भाई टारगेट प्राइस हमारी है 350, टारगेट प्रॉफिट क्या है हमारा? हमें सालाना मुनाफा दिया गया है और सालाना यूनिट्स बताए गए हैं, तो प्रॉफिट पर यूनिट निकल आएगा ना। हम 10 मिलियन का मुनाफा कमाना चाहते हैं 50,000 यूनिट्स बेच के, तो जनाब 200 हमारा टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट कॉस्ट हमारी 150। दिस इज द टारगेट कॉस्ट। सो हमारा पहला पार्ट ए में क्या प्राइस चार्ज करनी है वो भी निकल आई, और कॉस्ट टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट वो भी निकल आई। पार्ट बी कॉस्ट गैप, पार्ट बी इज कॉस्ट गैप। तो कॉस्ट क्या होता है जी? एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन है जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 200 और टारगेट कॉस्ट 150, तो कॉस्ट गैप 50। ये जी कॉस्ट गैप भी आ गया। सो तमाम कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। टारगेट प्राइस हमने यहाँ पे डिमांड कर्व की इक्वेशन से निकाल ली। टारगेट कॉस्ट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, और कॉस्ट गैप इज एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। हाउ माइट स्किबा कंपनी सीक टू क्लोज दिस गैप? ये लास्ट स्लाइड जो भी हमने पढ़ी थी, कॉस्ट गैप को क्लोज कैसे किया जा सकता है? डिजाइन बदल दो, सप्लायर से डिस्काउंट ले लो, ट्रेनिंग ले लो, नई टेक्नोलॉजी ले आओ, ठीक है, नॉन वैल्यू एडेड चीजें हटा दो, पैकिंग मटेरियल हटा दो। सो दीज आर द स्टेप्स जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे। वही पॉइंट्स यहाँ पे गालमन लिखना काफी था। बेटा जैसे मैंने कहा ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये अडॉप्टेड क्वेश्चन लग रहा है किसी और बॉडी से, सो नो मार्क्स आर अवेलेबल। दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन, मार्क्स अवेलेबल नहीं है। थ्योरी में आपने कितना लिखना है डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन द मार्क्स। जितने मार्क्स है उसके हिसाब से है कि आपने सिर्फ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं या पॉइंट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट भी करना है। दैट विल डिपेंड आपको मार्क्स कितने दिए जाते हैं। जैसे इसके जवाब में इसने पॉइंट्स को एलैबोरेट किया हुआ डिस्कशन के अंदाज में, प्रोडक्ट रीडिजाइन से कॉस्ट कैसे कम होती है, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन के मजीद तरीके क्या है उसने एलैबोरेट किया हुआ है। सो वेदर वी हैव टू एलैबोरेट और नॉट दैट विल डिपेंड मार्क्स कितने दिए जाते हैं। अच्छा ये अब एक प्रॉपर एग्जाम लेवल क्वेश्चन जो पास पेपर में आया 2015 का क्वेश्चन है जी। ये उस वक्त कॉस्ट ओल्ड स्कीम में कैफ 8 लेवल पे होता था। रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डिस्काउंट दैट HL शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा यहाँ पे तवज्जो से इस पहले रिक्वायरमेंट को समझना बड़ा जरूरी है कि ये रिक्वायरमेंट कैसे कॉस्ट गैप से लिंक हो रही है, ये टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से लिंक हो रही है। इस पहले रिक्वायरमेंट को समझना बड़ा जरूरी है कि ये रिक्वायरमेंट कैसे कॉस्ट गैप से लिंक हो रही है, ये टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से लिंक हो रही है। From the above information, determine the discount that HL should obtain in order to achieve the target gross profit. टारगेट प्रॉफिट की टर्म से पहला हिंट हमें मिलता है कि भाई टारगेट प्रॉफिट, हमारे अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं टारगेट प्रॉफिट का जिक्र टारगेट कॉस्टिंग में ही आया है, ठीक है जी। टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये पूछ रहे हैं आपको टारगेट
प्रॉफिट कमाने के लिए कितना डिस्काउंट लेना है। अब यहां पे हमने कैलकुलेट तो कॉस्ट गैप ही करना है, हम कॉस्ट गैप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो कॉस्ट गैप क्लोज कहां से होना है? सप्लायर के डिस्काउंट से। कॉस्ट गैप को क्लोज करेंगे तो टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा ना। आप कॉस्ट गैप कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट गैप को अपने क्लोज करने हैं सप्लायर के डिस्काउंट से। उसने यही कहा कि भाई सप्लायर से कितना डिस्काउंट लें कि आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो कॉस्ट गैप कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे जनाब ये जैसे इस केस में मैं कहूं भाई 50 रुपए मेरा कॉस्ट गैप है, तो मुझे सप्लायर से 50 रुपए डिस्काउंट लेना है, तो मेरा कॉस्ट गैप क्लोज हो जाएगा। अगर सप्लायर से मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए तो मेरा कॉस्ट गैप क्लोज हो जाएगा। हमें इस अंदाज में इस आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इस पे हम बात करते हैं। ये मैंने प्रिंसिपल आपसे आइडेंटिफाई कर दिया, इस प्रिंसिपल पे हमें सवाल को करना है। हाईटेक लिमिटेड HL assembles and sells various components of heavy construction equipment. Assembles and sell. Assembles और manufactures में क्या डिफरेंस होता है? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए। जी बेटा, कौन बताना चाहता है? Assembles 15 बोल रहे थे इकट्ठे, अब एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। कौन बताएगा? जी बेटा। चीजों को बनाना और असेंबल में आपको पार्ट्स दे दिए जाते हैं, उनको सिर्फ जोड़ के आप प्रोडक्ट बनाते हो, और मैन्युफैक्चरिंग में आप पार्ट्स भी खुद बनाते हो फिर उनको जोड़ के प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो कार्स के प्लांट है वो असेंबली प्लांट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, क्योंकि ये कार्स से जापानीज कोरियन डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वहां से पार्ट्स आते हैं और उन पार्ट्स को यहाँ असेंबली प्लांट्स पे जोड़ के गाड़ी की शक्ल दी जाती है, ठीक है। सो असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है, तो ये असेंबली का जिक्र है। Assembles and sells various components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99. Based on study of product and market survey, the following information has been worked out. Project lifetime sale of the component. पूरी लाइफ में हम कितने यूनिट बेचेंगे? 5 लाख। Selling price per unit 11,000. Target gross profit percentage 40%. So target price भी आ गई, target profit भी आ गया। Information about cost of production of the new component is as follows. ये estimated cost का डाटा आना शुरू हो गया। अच्छा यहाँ से देखिए जरा, जब भी आपको टारगेट प्राइस मिल गई, टारगेट प्रॉफिट मिल गया, तो टारगेट कॉस्ट तो निकल आई ना यहाँ से, तो टारगेट कॉस्ट तो निकल आई यहाँ से। अब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट का डाटा आ रहा है। 1 unit of EXV would require part number XXYZZ, net quantity 1.5 and 1. Net is critical word to pick, net quantity मतलब कहीं वेस्टेज भी आनी है। कॉस्ट पर यूनिट या पर केजी, इन्हीं की कॉस्ट उसने हमें दी हुई है XXYZZ की। The above parts would be imported in a lot for production of 1000 units of EXV99. Custom duty and other import charges would be 15% of the cost price. HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount. Vendor ने मजीद इन prices पे डिस्काउंट देने की बात की है। On average, assembling of 1 unit of EXV would require 1.8 skilled labor hours at 200 per hour. Production would be carried out in a single shift of 8 hours. At the start of each shift, setup of machine would require 30 minutes. ये idle time का concept आ गया। 6% of the input quantity of double Y and double Z would be lost during the assembly process. HL works at a normal annual capacity of 4 million skilled hours. Actual production overheads and skilled labor hours for the last 2 quarters were as under. 2 क्वार्टर जो गुजरे उनके आवर्स कितने थे और उनके ओवरहेड्स कितने थे। A special machine that would be used exclusively for the production of EXV99 would be purchased at a cost of 1.5 million. लीजिए जी, उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट का सारा डाटा दिया और सारी कहानी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट पे ही है। ऊपर की यील्ड वर्किंग तो बड़ी सिंपल है, टारगेट प्राइस टारगेट कॉस्ट बड़ा सिंपल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट में हमारे मेजर मार्क्स हैं। पढ़िए डाटा को एक बार फिर।
उसके बाद हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट का डाटा एक बार फिर पढ़ लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट की टर्मिनोलॉजी यूज होती है पीएनएल के कॉन्टेक्स्ट में। पीएनएल में आप प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट आसा कैसे है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड विद ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कभी निकाली है जिंदगी में? निकाली है कि नहीं निकाली? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कभी निकाली है पीएनएल से? निकाली है, वो इंटरप्रिटेशन है। कैसे आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। दो लगाऊंगा तुम्हें, तो तुमने नहीं निकाली या सीखी नहीं तुमने? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आती है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड विद रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड विद रेवेन्यू से आती है, ठीक है? तो इसका मतलब प्राइस, दिस परसेंटेज शैल अप्लाई ऑन प्राइस, क्योंकि रेवेन्यू और प्राइस यूज हो रही है। सो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज मेजर्ड विद रेफरेंस टू रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू, ये है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। डिस्काउंट परसेंटेज जो हमें चाहिए इस क्वेश्चन के मुताबिक, डिस्काउंट रिक्वायर्ड विल बी कॉस्ट गैप डिवाइडेड विद मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज हाउ यू विल गेट टू द रिक्वायर्ड डिस्काउंट। ऐसा ही है जी, कॉस्ट गैप निकालोगे और उसको मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड करके परसेंटेज में बता दोगे जी मुझे इतने % डिस्काउंट चाहिए मटेरियल कॉस्ट में, ताकि मेरा कॉस्ट गैप क्लोज हो जाए। अच्छा, जब हम वन बाय वन चलते हैं कॉस्ट गैप की तरह, कॉस्ट गैप क्या होता है? पहले वर्किंग वन से हम कॉस्ट गैप की बनाते हैं। कॉस्ट गैप क्या होता है जी? एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट इज 11,000 का 60%, एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्किंग 1.2। वर्किंग 1.2 से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट लाएंगे तो कॉस्ट गैप मेरे पास आ जाएगा, और वहीं पे ही इसी वर्किंग में ही मुझे कहीं मटेरियल की कॉस्ट भी नजर आ जाएगी, क्योंकि जब मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा उसमें मटेरियल की कॉस्ट भी आने वाली है। ये वर्किंग 1.2 मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी। मेरी वर्किंग 1.2 में एस्टिमेटेड कॉस्ट में डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड, इनका हम टोटल लेंगे तो इसमें फिर ड्यूटी भी कोई लग रही है। कितनी ड्यूटी है जी? इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम एंड इंपोर्ट चार्जेस जो है एट 15%, ये भी इसमें ऐड होगा, तो ये मेरी मटेरियल की कॉस्ट कंप्लीट आएगी। इसके बाद इसमें लेबर, और जब मुझे ओवरहेड का डाटा इस अंदाज में दिया गया है, हाई लो से वेरिएबल और फिक्स लैदा होंगे, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स ये ऐड होंगे, और यहां से मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट बनेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। Estimated cost per unit.
जी 1 by 1 डबल एक्स। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में डबल एक्स कितना इस्तेमाल होता है? ये नेट क्वांटिटी, कोई इसमें लॉस है? किधर है? वाई और जेड में लॉस है, इसमें कोई लॉस नहीं है। एक यूनिट 2350 का, एक यूनिट 2350 का, ठीक है जी। तो यहाँ पे जनाब एक्स 2350, वाई 1.5 kg, ये नेट क्वांटिटी है आफ्टर कितना वेस्टेज? 6%। सो 1.5 नेट क्वांटिटी है और ये 6% वेस्टेज के बाद है, ये 94 है इंटू 100 एंड द रेट इज 1400। डबल टू 34। जेड ये भी नेट क्वांटिटी है, इसमें भी 6% की वेस्टेज है। सिमिलर वर्किंग 1/94 into 100 multiplied with 1200, 1277। टोटल कीजिए 586 1। 15% ड्यूटी लगाइए, इस पे कितनी बनती है? 879। सम कीजिए 6740। ये है मेरी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एक्स वाई जेड विद ड्यूटी, दिस इज माय मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। जी एनी क्वेश्चन? लेबर टाइम लगना जी 1.8 स्किल्ड लेबर आवर, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमें एक आवर काम करवाना पड़ता कितने का है। उसके आगे पढ़िए आप, तो कहते जी आप लेबर को पे करते हैं 200 रुपए पर आवर, लेकिन लेबर के 8 घंटे में से पहले 30 मिनट जाया होते हैं। इसका मतलब लेबर को आप 8 घंटे की तनख्वाह देते हो तो लेबर काम कितने करती है? 7.5 घंटे। लेबर को 8 घंटे की तनख्वाह देते हो, लेबर 7.5 घंटे काम करती है। यही है जी यहाँ से बात। तो 8 घंटे की तनख्वाह में 7.5 घंटे काम हुआ तो 1.8 घंटे काम की कॉस्ट क्या पड़ी? यहाँ पे देखो जरा, 8 घंटे की तनख्वाह में 7.5 घंटे काम हुआ तो ये मेरी कॉस्ट पर वर्किंग आवर आ गई। कॉस्ट पर वर्किंग आवर इंटू 1.8 वर्किंग आवर की कॉस्ट 384। ये 1.8 वर्किंग आवर की कॉस्ट है, ठीक हो गया। 8 घंटे की तनख्वाह देते हो, 7.5 घंटे काम होता है। कॉस्ट ऑफ लेबर पर वर्किंग आवर, 1 घंटा लेबर से काम करवाओ, 1 घंटा काम की कॉस्ट क्या है? हमने तो 1.8 आवर काम करवाने हैं, 1.8 आवर की कॉस्ट क्या बनी? इसमें आइडल टाइम भी क्रॉस अप हो गया, शामिल हो गया। वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकालेंगे हाइलो से और पर लेबर आवर, क्योंकि हमें वेरिएबल ओवरहेड्स का लिंक भी असेंबली आवर से ही लिंक किया गया है, स्किल्ड लेबर को बेस करके। स्किल्ड आवर्स को बेस करके ही हमें लेबर का डाटा दिया गया है। तो हम इसको 1.8 आवर्स इनटू से वर्किंग 1.3 वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। हाइलो मेथड याद होना चाहिए आपको। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड विद आवर्स एट हाई लेवल माइनस आवर्स एट लो लेवल। क्या है जनाब वेरिएबल ओवरहेड रेट? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 24। इट इज ₹24 पर आवर। तो जी यहाँ पे डालिए 24 इंटू 1.8 43। और इसी डाटा की मदद से हम फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट भी निकाल सकते हैं। इसी डाटा की एक्सटेंशन में हम फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम फिक्स्ड ओवरहेड क्वार्टरली फिक्स्ड ओवरहेड निकालते हैं पहले।
which will be total overhead at any level, say 168 million, minus variable overhead at that level 1050 000 multiplied with 24. फिक्स्ड ओवरहेड क्या है यहां से? टोटल ओवरहेड एट हाई लेवल माइनस वेरिएबल ओवरहेड एट हाई लेवल 42.8 मिलियन रुपीस। ये हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है क्वार्टरली, बट हमें तो यहाँ पे OAR चाहिए ना, तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा? टोटल ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स गिवन है जी हमें इसी पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में 4 मिलियन। ये आपको बजटेड आवर्स ये दिए गए। एनुअल कैपेसिटी, नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी, इसी को बजटेड आवर लेंगे। सो फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड विद नॉर्मल या बजटेड कैपेसिटी 10.7, इट इज 10.7। ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। 10.7 फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू 1.8। जी बेटा, ये जो आपने फिक्स्ड OAS निकाला है 2.8 मिलियन, वो क्वार्टरली है ना, तो ये यहाँ पे एनुअल डिमांड है। वेरी गुड, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। ये क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है भाई, ये क्वार्टरली है और ये एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है। क्वार्टरली खर्चे को भी क्वार्टरली डिमांड से डिवाइड करना है, डिवाइड विद 4। ये क्वार्टरली खर्चा। तो बताइए जनाब 42.8 रुपीज पर लेबर आवर, 42.8 रुपीज पर लेबर आवर। ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है जी। फिक्स्ड ओवरहेड 77। एक आइटम हम स्किप कर गए यहाँ पे लिखने में, वो ये है नोट नंबर 4। एक मशीन भी खरीदेंगे हम, कितने की? 15 लाख की। और इस मशीन से कितने यूनिट्स बनाएंगे हम? इस मशीन से कितने यूनिट्स बनाएंगे हम? 5 लाख। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम में कितने यूनिट बनने हैं? 5 लाख। तो यहाँ पे एक मशीन की कॉस्ट भी हमें डालनी पड़ेगी। पर यूनिट चूंकि डाटा हम ले रहे हैं, तो 15 लाख को 5 लाख से डिवाइड करेंगे हम। 15 लाख की मशीन जिसमें 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं, तो कॉस्ट इज 3। लीजिए जी, दिस शुड गिव यू एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट 7। एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट जी। किसी कंपोनेंट पे कोई दिक्कत है तो पूछिए। दिस इज आवर एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। $7,247 कॉस्ट गैप आपका आता है 647 रुपीज पर यूनिट। दिस इज कॉस्ट गैप। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए। कॉस्ट गैप मेरे पास आ गया 647। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास है 6740 इंटू 100 9.6%। ये है डिस्काउंट जो मुझे चाहिए। सर, ये जो आपने कस्टम ड्यूटी दी है, तो आप सरकार को दीजिएगा, इस सप्लायर को नहीं देंगे बेटा। लेकिन अगर मैं कस्टमर को कम पैसे दूंगा तो सरकार को भी तो कम दूंगा ना। अगर मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा तो इधर भी तो डिस्काउंट मिलेगा। मेरी ये टोटल कॉस्ट तो ये है जो मेरी डिस्काउंट से लिंक है। ये कॉस्ट भी डिस्काउंट से लिंक है, ये भी डिस्काउंट से लिंक है। समझ आ रही बात? क्योंकि ये क्या है 15% ऑफ दिस अमाउंट। जब ये अमाउंट कम हो जाएगी तो ये भी तो कम होगी। तो अल्टीमेटली सप्लायर के डिस्काउंट से मेरी ये है कॉस्ट जो हिट होती है। जितना सप्लायर मुझे 10% यहाँ कम करेगा तो मेरा यही कमी यहाँ पे आके 10% यहाँ पे कमी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मेरी कॉस्ट जो लिंक है डिस्काउंट से वो ये है। तो आई शुड टेक दिस 9.6% डिस्काउंट। अगर मुझे सप्लायर दे देगा तो मेरा
टारगेट कॉस्ट मीट हो जाएगी, मैं डिजायर्ड प्रॉफिट कमा पाऊंगा। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, आपके एग्जामिनर में इस आंसर की प्रेजेंटेशन काफी डिफरेंट है। हमें उस प्रेजेंटेशन को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जिसकी जरूरत ही नहीं लगा मुझे है। हम जब अपने सीधे तरीके से उसको कर सकते हैं तो हमें कोई दाएं बाएं और चीज को सीखने की जरूरत है नहीं। दैट इज एन एडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि सीखना पड़ेगा। और ये आंसर हमारा वही 9.6% ही आ रहा है जो एग्जामिनर ने निकाला हुआ। ठीक है, 9.6%। कोई फ्रैक्शंस में कुछ शायद फर्क हो तो ये, अदरवाइज हमारा 9.6 के आगे दूसरा डेसिमल क्या है? 60 है हमारा। इसको जरा इसके 2 डेसिमल पे ले जाओ, 9.59। तो ये फ्रैक्शंस का फर्क आ रहा है, ये राउंडिंग ऑफ कहीं पे जो हुई है उसकी वजह से आ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। प्रिंसिपल हमारा सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। तो उसकी प्रेजेंटेशन को हमें देखें। मैं चले बता देता हूं उसने क्या किया। उसने एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन में उसने हर चीज 5 लाख यूनिट्स के लिए मेजर की हुई है। मैंने हर चीज 1 यूनिट के साथ, कॉस्ट पर यूनिट के साथ चलाऊं, उसने हर चीज को 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख मल्टीप्लाई किया। दिस इज द ओनली डिफरेंस। जरूरत नहीं हमें उसकी। ठीक है, हमारे सामने कॉस्ट पर यूनिट का डाटा अवेलेबल है। सिर्फ ये खर्चा था जिसको मैंने पूरी 5 लाख का था, इसको मैंने पर यूनिट बना लिया 5 लाख से डिवाइड करके। बजाय इसके मैं सबको 5 लाख से ज़रब देता, मैंने सिर्फ एक को 5 लाख से तकसीम किया। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन का फर्क है एग्जामिनर से। ये भी सिर्फ राउंडिंग ऑफ, उस चक्कर में जो राउंडिंग ऑफ का फर्क आ गया उसकी वजह से 9.59 और 9.62 है। जी एनी क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्टिंग? अच्छा, ये एक सिंपल टॉपिक और उसमें एक बड़ा अच्छा कंप्रिहेंसिव सवाल जो पास पेपर में आया हुआ है उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसका जो लेटेस्ट क्वेश्चन 7 नंबर का ऑटम 22 का शायद, दैट इज योर होम असाइनमेंट, उसको घर जाके देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक यू शुड फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दैट, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और कल से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है, जो कि जिससे मैंने कहा कि रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वही चैप्टर फाउंडेशन है। अगला चैप्टर डिसीजन मेकिंग का। ये दोनों चैप्टर समझे एक ही टॉपिक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग एक ही टॉपिक है, जिसमें से 1 से 2 सवाल हमें एग्जामिनेशन में आते हैं। रिसेंट टाइम में मुझे लगता है शायद 2 सवाल आए थे, कभी 1 सवाल कभी 2 सवाल हमें इन 2 चैप्टर से आते हैं। और इसके अलावा हमारी असेसमेंट की ग्रेडिंग हो चुकी है, असेसमेंट के मार्किंग आपसे शेयर हो चुकी हैं, तो कल असेसमेंट का भी डिस्कशन होगी। तो काइंडली इसकी तैयारी के साथ आइएगा, असेसमेंट की डिस्कशन की तैयारी के साथ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम।